हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, जो अगला पार्ट जो पीछे मैंने संसाधन और विकास का कड़ी पढ़ाया था, अब उस कड़ी को आज मैं जोड़ने के लिए आया हूं राष्ट्रीय संसाधन। अब अगला जो है राष्ट्रीय संसाधन से हम इसको शुरू करते हैं। हाँ, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। यदि आप इसको शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं, आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि आपके जो दोस्त मित्र हों इस वीडियो का फायदा उठा सकें और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए हम सीधे अब पढ़ाई करते हैं और लिखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। देखिए बाबू, हम अगला बता रहे हैं राष्ट्रीय संसाधन। ओके, हमने लिख दिया है क्या, राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन। हमने क्या कहा, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए, देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। समझ लो, अगर मान लो कोई आम जनता के हित में कोई भी संसाधन हो तो देश की सरकार क्या कर सकती है, उस प्रदेश की सरकार अधिगृहित कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि यदि जनता हित में कोई भी व्यक्तिगत संसाधन, यदि जनता हित में कोई भी व्यक्तिगत संसाधन, ठीक ना, व्यक्तिगत संसाधन हो तो उस देश की सरकार उसे अधिगृहित कर सकती है। क्या कर सकती है, अधिगृहित कर सकती है। मतलब अधिगृहित करने का अर्थ है उसे अपने कब्जे में ले सकती है। जैसे खनिज, जल संसाधन, वन्य जीव, वन संसाधन, ये सारे क्या है, देश के लिए समस्त भूक्षेत्र, अगर ठीक है, समस्त भूक्षेत्र, जितने भूक्षेत्र है, सागरीय क्षेत्र, क्या है, सागरीय क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं, ये सारे क्षेत्र कौन से हैं, ये राष्ट्रीय संपदा है। क्या है, राष्ट्रीय संपदा है। इस पे राष्ट्र का ये मतलब राष्ट्रीय संसाधन है। समझ पाए, खनिज कौन सा संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। जल संसाधन कौन सा है, राष्ट्रीय संसाधन। वन्य जीव कौन से है, राष्ट्रीय संसाधन। आप देखें, अभी चीता छोड़े गए हैं मध्य प्रदेश में, तो वो कौन से संसाधन है, वन्य जीव, वो राष्ट्रीय संसाधन है। अगला क्या है, वन है, वन भी कौन सा है, राष्ट्रीय संसाधन है। समस्त भूक्षेत्र जहां हम आप खड़े भी है वो कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय संसाधन है। सागरीय क्षेत्र, क्या है, सागरीय क्षेत्र। अब देखिए, सागर क्षेत्र का कितना हिस्सा, आपके तट से 200 किलोमीटर तक, याद रखना
जिस तट पे आपका सागर है वहां से 200 किलोमीटर का जल का क्षेत्र होगा वो आपके राष्ट्र की संपदा होगी, और 200 के बाद जो होगा अंतर्राष्ट्रीय संपदा हो जाएगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यदि जनता के हित में कोई भी व्यक्तिगत संसाधन हो तो देश की सरकार उसे अधिग्रहित कर सकती है, जैसे खनिज, जल, वन्यजीव, वन, समस्त भू क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र, और ये सारे क्या है? राष्ट्रीय संपदा है। और देखो, हमने बताया कि सागरीय क्षेत्र कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। समझ में आ गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जिस पर नियंत्रण हो वो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। हमने आपको अभी बताया 200 किलोमीटर आप क्या है? ये राष्ट्रीय संसाधन है। आपका समुद्री सीमा 200 किलोमीटर राष्ट्रीय संसाधन है, याद रखना। और 200 किलोमीटर आपके तट से समुद्री तट के 200 किलोमीटर मतलब 201 किलोमीटर जो हो गया वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर याद रहेगा? मतलब आपके समुद्र तट से 200 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर के बाद ये सारे क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। वो जल संसाधन जो भी होगा उस जल पे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नाम होगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे। आप क्लियर हो गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से? अब हमें पढ़ना है संभावी, विकसित और संचित कोष। क्लियर? चलते हैं अगले को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले देखना है हमको बाबू, अगला हम लिखे हैं संभावी संसाधन। क्या पढ़ना है? संभावी संसाधन। हमने क्या लिखा है बाबू? संभावी संसाधन। किसी प्रदेश में मौजूद संसाधन जिसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। हम क्या कहें? किसी प्रदेश में मौजूद संसाधन जिसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है और संभावनाएं जताई जा रही है कि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग हो सकता है, उसी को कौन सा संसाधन कहेंगे? संभावी संसाधन। क्लियर हुए आप? देखिए, हम क्या कहें? किसी प्रदेश में मौजूद संसाधन, हमने लिख दिया किसी प्रदेश में मौजूद संसाधन जिसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ हो। अभी तक नहीं हुआ हो। समझ में आ गया? उसी संसाधन को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। वही क्या कहलाता है? संभावी संसाधन। जिस संसाधन का जिसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ उस संसाधन को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन की मौजूदगी होगी कि नहीं? होगी। किसी भी प्रदेश में संभावी संसाधन मौजूद जरूर होगा। समझ में आ गया? संभावी संसाधन, किसी प्रदेश में मौजूद संसाधन जिसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, क्या कहलाएगा? संभावी संसाधन। अब यहां हम देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, ओके। विकसित संसाधन देखिए, सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसके उपयोग, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, है ना? उसी को कौन सा संसाधन कहेंगे? विकसित संसाधन। लेकिन ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका हो, क्या लिखे हैं? सर्वेक्षण किया जा चुका हो। इसके उपयोग, गुणवत्ता
ठीक है, और मात्रा, और किसकी मात्रा का पता हो, क्या हो, निर्धारित हो, वो कौन से संसाधन कहलाएंगे, विकसित संसाधन। बताओ विकसित संसाधन, जिस संसाधन का सर्वेक्षण किया जा चुका हो, विकसित संसाधन, जिस संसाधन की उपयोग गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, वह संसाधन क्या कहलाएगा, विकसित संसाधन। क्लियर हुए आप इन संसाधन को बहुत अच्छे से देखना, पेपर में क्लियर आएगा, एकदम स्पष्ट तरीके से आएगा, ये मेरा दावा है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप निकाल के देखना, संसाधन जरूर और जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियोज को जरूर देखें। चलिए आते हैं अगले में। अगला क्या है, संभावित संसाधन और विकसित हमने पढ़ा। अब देखिए संचित कोष क्या है। संचित कोष, ठीक है, हमने लिखा है क्या, संचित कोष। यह भंडारण का एक अंग है। क्या है, भंडारण का एक, ये क्या है, अंग है। भंडारण का क्या है, अंग है। इसके तकनीकी ज्ञान के सहयोग से, इसे तकनीकी ज्ञान के सहयोग से उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ओके, हमने क्या कहा, संचित कोष क्या है, भंडारण का एक अंग है। संचित कोष क्या है, भंडारण का एक अंग है। इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, तकनीकी ज्ञान के सहयोग से। इसका उपयोग करने के लिए संचित कोष को तकनीकी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो जिनका तकनीकी ज्ञान के सहयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, जिनको लाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, संचित कोष। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, ध्यान से, एकदम ध्यान का केंद्रित करके पढ़िए, एकाग्र मन से पढ़िए, परीक्षा बहुत नजदीक है। हमने क्या लिखा है, मानवीय संसाधन, मकान, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग, जो मानव द्वारा निर्मित संसाधन है उसी को मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। कई बार पेपर में पूछ चुका है कि गांव कौन सा संसाधन है, तो जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि गांव मानव निर्मित कैसे हो सकता है। गांव कौन बनाता है, मानव बनाते हैं। मानव का एक झुंड आता है, अपने निवास स्थान बनाने लगता है, उसका एक विशेष नाम कर दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, और वह एक क्या बन जाता है, गांव बन जाता है। तो गांव भी क्या है, मानवीय संसाधन है। भवन क्या है, मानवीय संसाधन है। सड़क क्या है, मानवीय संसाधन है। मशीन, उद्योग, जो भी मानव निर्मित संसाधन होंगी वो कौन सी संसाधन है, मानवीय संसाधन। ओके, हम क्या कहे हैं, भवन, सड़क, बताएं आप, भवन, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग, क्लियर, उद्योग है ना, जो मानव निर्मित हो। कौन से हो, मानव निर्मित हो, वही क्या कहलाते हैं बाबू, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। याद रखना, मानवीय संसाधन, भवन, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग, जो मानव निर्मित हो वही मानव निर्मित संसाधन ही क्या कहलाता है, मानवीय संसाधन कहलाता है। अब थोड़ा अगले, अब संसाधन, जो संसाधन के रूप में जितनी परिभाषाएं आएंगी, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सबको मैंने पढ़ा दिया, एक भी नहीं छोड़ा है। परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखते हैं, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आए, पहला क्वेश्चन हम पहले देखते हैं,
देखते हैं क्या। अब देखेंगे हम प्रतिभूमि। प्रतिभूमि, ध्यान देना, प्रतिभूमि क्या कहलाता है। भारत में प्रतिभूमि जानते हैं बाबू, भारत में प्रतिभूमि क्या है। प्रतिभूमि 7.03% है। कितनी है? 7.03% प्रतिभूमि की संख्या है। अब देखो, प्रतिभूमि को 2-3 वर्ष बाद वर्ष पर बोया जाता है। प्रतिभूमि को कितने वर्ष पर बोया जाता है? 2-3 वर्ष पर। अब देखिए क्या है, क्यों? क्योंकि यह उपजाऊ कम होती है। अब इसे 2-3 वर्ष के लिए छोड़ा क्यों जाता है? कि प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा ये पुनः इसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाए? बढ़ जाए, अर्थात ये उपजाऊ हो जाए। ठीक है। क्या हमने लिखा? भारत में प्रतिभूमि की संख्या कितनी है? 7.3% है। यह 2-3 वर्ष पर एक बार बोई जाती है। 2-3 वर्ष पर एक बार, यहां बना लेना, एक बार बोई जाती है। बोई जाती है। अब देखो क्यों बोई जाती है? 2-3 वर्ष बाद यह कम उपजाऊ होती है। यह कम उपजाऊ होती है ना? यह कम उपजाऊ होती है। अब देखो, उपज शक्ति ठीक है, बढ़ाने के लिए या उर्वरकता बढ़ाने के लिए इसे 2-3 साल माने 2-3 वर्ष छोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया? यह प्रतिभूमि है। अच्छा बताओ, भारत में प्रतिभूमि की संख्या 7.03%। भारत में प्रतिभूमि 7.03%। प्रतिभूमि कितने वर्ष पर बोई जाती है? कई बार प्रश्न पूछ चुका है, ध्यान रखना, 2-3 वर्ष पर। कारण क्या है? यह कम उपजाऊ होने के कारण यह कम उपजाऊ होती है। उपज शक्ति बढ़ाने के लिए उसे 2-3 वर्ष क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। उपज शक्ति बढ़ता कैसे है? प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा। ओके। अब देखिए, आता है बंजर भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि। थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। हम यहां लिखते हैं बंजर। बंजर भूमि क्या है ना? जो उत्पादक उपयोग में नहीं किया जाता है, वह भूमि जो उत्पाद उपयोग में न किया जाए, मतलब इसका प्रयोग उत्पाद उपयोग में नहीं किया जाता है, बंजर भूमि कहलाती है। अर्थात वह भूमि जो कृषि योग्य नहीं होती है, वही भूमि क्या कहलाती है? बंजर भूमि। याद रहेगा, वह भूमि जो उत्पाद उपयोग में प्रयोग नहीं की जाती है, उस भूमि को क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। समझ पाए आप लोग? बंजर भूमि। अब एक और अंतिम पढ़ाएंगे, कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है, देखते हैं इसको। क्या लिखे हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि। क्या लिखा है? कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है? माने कृषि योग्य बंजर भूमि वह भूमि है जो किसी कारणवश बोई नहीं जाती हो। कारण कोई भी हो सकता है। वह उपजाऊ भूमि होती है लेकिन बोई नहीं जाती है, वही क्या कहलाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि। देखो, भारत में यह भूमि जानते हैं 4.41% है, 4.41% है, जो किसी कारणवश नहीं बोई जाती है। जो किसी कारणवश क्या होती है? नहीं बोई जाती है। यह भूमि क्या होती है? कृषि योग्य होती है।
कृषि योग्य होते हुए भी किसी कारणवश नहीं बोई जाती है, वही भूमि क्या होती है? कृषि योग्य बंजर भूमि। भारत में कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी है? 4.41%। कृषि योग्य भूमि क्या है? कृषि योग्य भूमि जो किसी कारणवश नहीं बोई जाती है, वही कृषि योग्य बंजर भूमि क्या कहलाती है? कहलाती है। ओके, आप अच्छे से समझे होंगे, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़े होंगे। आप परीक्षा की तैयारी करते रहे बाबू। यदि मैं कहूंगा फिर से कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करना बाबू। तब तक के लिए आप सबको हृदय से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।